हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो हम लोग पिछले लेक्चर से नया चैप्टर जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को देख चुके हैं, जिसमें से कुछ डिजीज़ थे जैसे सिफिलिस, गोनेरिया, क्लेमाइडिया, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल वार्ड्स और जेनिटल हर्पीस तथा हेपेटाइटिस। इतना जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और अब अगली हेडिंग आती है फैमिली प्लानिंग या फिर परिवार नियोजन। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव समाज में स्त्री और पुरुष साथ साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं तथा संतान उत्पन्न करते हैं। ओके, इस प्रकार परिवार मानव जाति में जनसंख्या का इकाई होता है और जनसंख्या परिवारों की संख्या और परिवारों के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। ओके, अतः परिवारों में संतान उत्पन्न करने की दर कम करने पर जनसंख्या वृद्धि दर कम हो सकती है। इसी को परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधि। ओके, वर्तमान में मानव जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, अगर ऐसे ही मानव जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन मानव समाज का विनाश और मानव समाज संकट में आ सकता है। और इस संकट से और या फिर विनाश होने से बचने के लिए एकमात्र साधन है फैमिली प्लानिंग या फिर परिवार नियोजन। ओके, और इसी जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए आप बहुत तरह के ऐड और बहुत तरह के प्रचार देखे होंगे, जैसे सड़कों पर, सिनेमा घरों में और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया पर। हर जगह जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए बहुत तेज़ी से प्रचार किया जा रहा है और होना चाहिए। ओके, हर जगह सड़कों पर, सिनेमा घरों में, टेलीविज़न पर और समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में हर जगह जो है एक ही नारा है, हम दो हमारे दो। ओके, यही जो है हम दो हमारे दो, यही बहुत ही अच्छा साधन है जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए। ठीक, हम दो हमारे दो, ये जो है बहुत अच्छा रास्ता है, मतलब फैमिली प्लानिंग की। ठीक, और आप अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से परवरिश मिल पाएगी, उनको अच्छा शिक्षा मिल पाएगा, अच्छा खान पान और अच्छा रहन सहन मिल पाएगा। ओके, इसलिए हम दो हमारे दो, ये नारा एक्सेप्ट करना चाहिए सबको। ठीक, यदि हम दो हमारे दो के नारे के प्रति सभी लोग जागरूक हो जाएं तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि दर घट जाएगी या कम हो जाएगी। ओके, और बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा और रहन सहन सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि दर कम कैसे करें। ओके, तो आइए जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर कम करने की विधियाँ। ओके, वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर पूर्ण मानव समाज के लिए बहुत घातक होता जा रहा है। अतः विकासशील देशों में परिवार नियोजन के लिए अरबों रुपए व्यय किए जाते हैं, क्योंकि परिवार नियोजन प्रत्येक व्यक्ति के परिवार स्तर पर होता है। जनसंख्या वृद्धि दर रोकने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं। आइए उनको जान लेते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों, सिनेमा घरों और पोस्टरों द्वारा आदि के माध्यम से परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विस्तृत प्रचार किया जाना चाहिए। ओके, देश भर में अधिक से अधिक परिवार नियोजन केंद्र की स्थापना करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में परिवार नियोजन के बारे में जानकारियाँ देना चाहिए। ओके, शासकीय तथा अशासकीय चिकित्सालयों में स्टेरिलाइजेशन
स्टेरिलाइजेशन तथा गर्भपात की सुविधा होनी चाहिए। ओके। परिवार नियोजन को अमल में लाने वाले नागरिकों को रोजगार तथा लोक सेवा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा इनकी संतानों को उच्च शिक्षा और समुचित सुविधा देनी चाहिए। इसके विपरीत परिवार नियोजन को अमल में ना लाने वाले नागरिकों को शासकीय तथा सामाजिक सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए और शैक्षिक पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन की आवश्यकता, सुविधा एवं विधि का समावेश होना चाहिए और युवाओं की आयु बढ़ाकर सख्ती के साथ इनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। ओके। इसके बाद अब अगली हेडिंग आती है गर्भ निरोध। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें मानव तथा कुछ कपियों को छोड़कर अन्य कशेरुकियों में जनन से संबंधित हार्मोन का स्रावण तथा इसके प्रभाव से जनन सक्रियता निरंतर ना होकर किसी एक विशेष या किसी एक ऋतु में होती है, जिसे जनन काल या फिर ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि जंतुओं में प्रजनन केवल संतान उत्पन्न करने के लिए होता है और इसके विपरीत मानव में गोनैड एवं अन्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सदैव सक्रिय रहते हैं और गोनैड में गैमेट सेल्स लगातार बनती रहती हैं और इसके अतिरिक्त मानव में श्रेष्ठतम बुद्धि, तर्क शक्ति और सोचने समझने की क्षमता एवं नियोजन आदि क्षमताओं का विकास हुआ और इन सब से मानव को पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन अपनाने की प्रेरणा मिली। ओके। अतः मानव में रिप्रोडक्शन केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं बल्कि भोग विलास, अनुराग तथा मानसिक तनाव को दूर करने का एक आधार भी बन गया है। मैथुन का उपयोग संभोग के संतुष्टि के लिए होने के कारण मानव के लिए अपनी जनन क्षमता को सीमित रख पाना बहुत कठिन है। इसके लिए मनुष्य की जनन क्षमता को सीमित रखने के लिए कई विधियां अपनाई गई हैं। आइए उन विधियों को जानते हैं। ओके। नंबर 1 है स्टेरिलाइजेशन, जिसे हिंदी में बंध्याकरण या फिर नसबंदी कहते हैं। ओके। इसमें क्या होता है, जनन वाहिनियों को किसी भी स्थान पर काट कर बांध देते हैं, जिससे गोनैड से गैमेट सेल्स के मार्ग को रोक दिया जाता है। पुरुषों या मेल्स में वृषण कोश के ऊपर वैसा डिफरेंशिया को काट कर बांध देते हैं। ठीक, मतलब वैसा डिफरेंशिया को काट करके दोनों सिरों को बांध देंगे, जिससे स्पर्म जो है वह बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा, मतलब स्पर्म निकल नहीं पाएगा। ओके। इस प्रक्रिया को मतलब पुरुषों में वैसा डिफरेंशिया को काट कर बांध देने को वैसेक्टॉमी कहते हैं। ओके। और स्त्रियों में गर्भाशयी नाल या फिर फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देने को ट्यूबेक्टॉमी या फिर सेल्फ इंजेक्टॉमी कहते हैं। ओके। देखिए इमेज में बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए मेल पुरुषों में वृषण कोश के ऊपरी भाग यानी वैसा डिफरेंशिया को काटकर बांध दिया गया है। इस प्रक्रिया को वैसेक्टॉमी कहते हैं। सीधे सीधे कह सकते हैं कि पुरुषों में वृषण कोश के ऊपरी भाग में वैसा डिफरेंशिया को काटकर बांध देने को वैसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर ये दूसरा फिगर देखिए ट्यूबेक्टॉमी। ठीक, देखिए स्त्री ये फीमेल का है। स्त्रियों में गर्भाशयी नालों को या फिर फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध देने को ट्यूबेक्टॉमी या फिर सेल्फ इंजेक्टॉमी कहते हैं। ओके। देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया गया है। ओके। इससे एक जो है यूट्रस में नहीं आ पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। जब एग यूट्रस में आ नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि पुरुषों में वैसेक्टॉमी होने के बाद उनका स्पर्म कहाँ जाता है।
तो पुरुषों का शुक्राणु जो होता है वह एपिडाइडमिस नलिका या शुक्रवाहिनी या फिर शुक्रवाहिनियों में खंडित होकर वहीं पर डेड हो जाता है या वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक वही वही प्रक्रिया ट्यूबेक्टॉमी में होता है, मतलब फीमेल्स में जब फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है तो उनका एग्स जो होता है वह फैलोपियन ट्यूब में खंडित होकर के वहीं पर समाप्त हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। ओके, इसके बाद नंबर 2 आता है हार्मोनी गर्भ निरोधन या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं हार्मोनल कंट्रासेप्शन। ओके, इसमें ऐसे हार्मोनल गोलियां खाई जाती हैं जिससे गैमेटोजेनेसिस या युग्म जनन तथा गर्भधारण में हस्तक्षेप होता है। ओके, स्त्रियों में ऐसी गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन की अधिक मात्रा तथा एस्ट्रोजन की कम मात्रा होती है। इन हार्मोन्स के कारण पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे हार्मोन्स का स्रावण बहुत कम हो जाता है जो अंडाशय को सक्रिय करते हैं। ये मतलब जब गर्भ निरोधन की गोलियां खाई जाती हैं तो वह सीधे पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करेगा तो जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए FSH हार्मोन और LH हार्मोन, इनका स्रावण बहुत कम हो जाता है, जो कि यही हार्मोन्स जो अंडाशयों को सक्रिय करते हैं। आजकल प्रोजेस्टेरॉन जैसे एक पदार्थ डिपो-प्रोवेरा के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो कि यह लगभग 3 महीने तक प्रभावी रहता है। डिपो-प्रोवेरा के इंजेक्शन देने से लगभग 3 महीने तक गर्भधारण की समस्या, मतलब गर्भधारण, कोई भी महिला गर्भधारण नहीं कर सकती। ओके, इसी प्रकार प्रोजेस्टेरॉन के महीन नोर प्लांट कैप्सूल को शल्य चिकित्सा के द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित कर देते हैं या लगा देते हैं, और एक कैप्सूल 5 वर्षों तक गर्भ निरोधन का काम करते हैं तथा पुरुषों के लिए अभी तक कोई ऐसी संतोषजनक गर्भ निरोधन की गोलियां या फिर गर्भ निरोधन की दवाएं नहीं बन पाई हैं अभी, और इस पर कई देशों में शोध कार्य चल रहे हैं। ओके, IUD, ठीक, इंट्रायूट्रीन डिवाइस, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतः गर्भाशयी यंत्र। ठीक, यह IUD जो होता है यह प्लास्टिक, तांबे या स्टील का एक कुंडल नुमा संरचना होता है। ये जो है गर्भधारण या फिर प्रेगनेंसी को रोकता है। ठीक, इस IUD को या फिर इंट्रायूट्रीन डिवाइस को यूट्रस कैविटी में फिट करना होता है। ठीक, कुछ महिलाएं इस विधि का उपयोग नहीं कर पाती क्योंकि IUD पीड़ादायक होता है और इसमें ब्लीडिंग भी होने लगता है। ओके, उसके बाद फिर अब नंबर 4 आता है वैरियर मेथड या फिर बाधा विधि। ओके, आइए इसमें देखते हैं। स्पर्म्स को यूट्रस में या यूट्रीन ट्यूब में पहुंचने से रोकने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस विधि में कॉन्डोम, वेजाइनल पाउच और डायाफ्राम और सर्विकल कैप का प्रयोग किया जाता है। ओके, कॉन्डोम जो होता है वह रबड़ या फिर किसी अन्य पदार्थ का बना महीन छिद्र विहीन होता है, जो एक सिरे पर बंद तथा दूसरे सिरे पर खुला होता है। ठीक, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल्स जो होते हैं ये अपने पेनिस पर इसको कवर कर देते हैं, मतलब इसे चढ़ा देते हैं। ठीक, इससे पुरुष का स्पर्म जो होता है उस कंडोम या झिल्ली के अंदर ही रह जाता है, जो कि फीमेल्स के वेजाइना में नहीं पहुंच पाता है। ओके, और वेजाइनल पाउच भी जो है पुरुष के कंडोम के समान ही होता है। इसके बंद तथा खुले सिरे पर लचीले छल्ले होते हैं। बंद छोर वाला छल्ला यूट्रस के सर्विक्स पर चढ़ा दिया जाता है।
खुले छोर वाला छल्ला योनि छिद्र के चारों ओर होता है। इस प्रकार सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल्स का स्पर्म जो होता है इसी थैली में रह जाता है। ओके, और इसीलिए वेजाइनल पाउच को फीमेल कॉन्डम भी कहते हैं। ओके, तंतुपट या फिर डायाफ्रागम जो होता है वह गुंबद के आकार का रबर या प्लास्टिक का बना एक कोमल टोपी होती है, जिसे यूट्रीन कैविटी के मार्ग को बंद करने हेतु यूट्रस सर्विक्स पर चढ़ा दिया जाता है। ओके, सर्विकल कैप भी तंतुपट या डायाफ्रागम के समान होता है, परंतु सर्विकल कैप जो होती है ये अंगुली के आकार की होती है। ओके, उसके बाद फिर नंबर 5 है रासायनिक विधियां या केमिकल मेथड। ओके, आइए इसमें देखते हैं। इन विधियों में ऐसे क्रीम, जेल, फेन का प्रयोग करते हैं जो शुक्राणुओं को शीघ्र निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को हम लोग शुक्राणु विनाशक या फिर स्पर्मिसाइडल पदार्थ कहते हैं। ओके, इन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले फीमेल्स के वेजाइना में भर देते हैं या फिर डाल देते हैं। ओके, एक शुक्राणु विनाशक या फिर स्पर्मिसीडियल जिसका नाम है नोनॉक्सिनोल 9। ठीक, नोनॉक्सिनोल 9 का प्रयोग शुक्राणु विनाशक के रूप में काफ़ी प्रयोग होता है। और नंबर 6 है क्रियात्मक मेथड या फिर फिजियोलॉजिकल मेथड। ओके, आइए इसमें देखते हैं। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के परिवर्तनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए तथा मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय का ज्ञान आवश्यक होता है। ओके, कैलेंडर या रिथम मेथड के नाम से ऐसी प्रथम विधि की संस्तुति 1930 ईस्वी में की गई। ओके, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट सेल्स जो होती है वह 24 घंटे तक ही निषेचन योग्य होती है, उसके बाद वह खराब हो जाता है या डेड कर जाता है। ठीक, इस विधि में ओवुलेशन के या फिर अंडोत्सर्ग के संभावी 3 दिन पहले और 3 दिन बाद फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किए जाते हैं। ठीक, नहीं तो प्रेगनेंसी की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर गर्भधारण के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, एक और मेथड है सिम्पटोथर्मल मेथड, जिसका विकास 1950 से 1960 में की गई थी। ठीक, इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन के समय उनके कुछ लक्षणों को जान लेना चाहिए। ठीक, उदाहरण के रूप में या फिर एग्जाम्पल के रूप में ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के समय हल्की सी पीड़ा होती है तथा शरीर का ताप बढ़ जाता है और हल्का बुखार होता है। ऋणवाल जो है अत्यधिक हल्के चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करते हैं। ओके, उसके बाद फिर नंबर 7 है मैथुन भंग या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। ओके, आइए इसमें जान लेते हैं। इस विधि में स्खलन या इंजेकुलेशन से पहले मेल्स को अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, और नंबर 8 है उत्प्रेरित गर्भपात या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक, आइए इसमें देख लेते हैं। कभी कभी फीमेल्स के कुछ विशेष संरचनात्मक तथा क्रियात्मक दशाओं के कारण एबॉर्शन या गर्भपात हो जाता है और संतानोत्पत्ति की दर को कम करने के लिए इंड्यूस एबॉर्शन भी किया जाता है। इसके लिए लगभग 20 सप्ताह की आयु से पहले भ्रूण को वैक्यूम पंप द्वारा खंडित करके गर्भाशय से या फिर यूट्रस से खींच लिया जाता है। ओके, या फिर कुछ रसायनों या फिर कुछ केमिकल्स के द्वारा प्लेसेंटा से उसे खंडित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। ओके, या शल्य चिकित्सा द्वारा एम्ब्रियो को हटा दिया जाता है। माइप्रिस्टोन या RU486 नामक औषधि द्वारा यूट्रीन वाल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के प्रभाव को समाप्त करके यूट्रस वाल के एंड्रोमेट्रियम को खंडित कर देते हैं।
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।